यहीं रुक, मैं काम करके आता हूँ। उनचास वर्षीय गृहिणी कविता खत्री, 3 बच्चों की मां, रात के अंधेरे में गोलियों से छलनी कर दी गई। हत्या की मोडस ऑपरेंडी बता रही थी कि हत्यारे खास तौर पर इसी मकसद के लिए आए थे। किसी ने इस अधेड़ उम्र की औरत की ऐसी हत्या क्यों करनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब किसी घुमावदार चक्रव्यूह से कम नहीं था। सर, मैं यही नीचे ही सोया हुआ था। सर, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। आप दोनों में से किसी ने भी शूटर को नहीं देखा? मैं उठ गया था, तब मैंने देखा कि कोई खिड़की से गोलियां बरसा रहा है। आप पहचान पाए उसे? जी नहीं, ठीक से देखा नहीं चेहरा। मैं बाहर की तरफ भागा। आसपास के सभी लोग जाग गए थे, बाहर भी आए, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। मैं और मेरे पति जगदीश इसी कमरे में सोए हुए थे। अचानक से गोली की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर हम दोनों उठे और बाहर के कमरे में गए। और अनीता, तुम? मैं बगल वाले कमरे में सोई थी। जब तुम दोनों बाहर गए तो वो हत्यारा खिड़की पे खड़ा था, फायर कर रहा था? मैंने तो नहीं देखा। और मैंने भी कुछ नहीं देखा। गोलियों की आवाज सुनकर हम सब तुरंत अपने घरों से बाहर आए। हम जब यहाँ पहुंचे तो देखा कि रघु जी गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे थे। आप में से किसी ने भी किसी को यहाँ से भागते नहीं देखा? साहब जी, जब तक हम पहुंचे वो गायब हो चुका था। रघु जी, कविता जी हमेशा उसी बेड पर सोती थी? हाँ साहब। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आए थे, हत्यारा या हत्यारे, पहले से जानते थे कि कविता जी हमेशा इसी खिड़की के पास होती थी। उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं की। सर, आप कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ माँ को मारने आए थे? लग तो ऐसा ही रहा है। सिर्फ उन्हीं पर इतनी सारी गोलियां चलाई गई, किसी और पर नहीं। लेकिन क्यों साहब? मेरी पत्नी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तो हमसे बेहतर आप दे सकेंगे। आप सोचकर बताइए कि आपकी किससे ऐसी दुश्मनी थी? 5 गोलियां दागी गई उनमें, करीब से, एक भी चूकी नहीं। हो सकता है कि विक्टिम खिड़की की उल्टी दिशा में फेस करके सो रही हो। आप लोगों की कॉलोनी के पास जहां भी सीसीटीवी हैं, वहां की फुटेज मंगवाएंगे और चेक करेंगे। लेकिन आप भी हमें सोचकर बताइए कि कविता जी को कोई क्यों मारेगा? आपकी माता जी, आपकी पत्नी क्यों मारी गई? किसी पे कोई शक? सर, मेरी माँ के एक कजन भाई है, बंसीधर मामा जी, और उनका बेटा धीरज। कहाँ रहते हैं ये लोग? वैसे मसला क्या है? जमीन, यही रहते हैं जोधपुर में। हमारे नाना जी की एक पुश्तैनी जमीन है, उसको लेकर के बंसीधर मामा जी और माँ के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। ये तुम्हारे बंसीधर मामा जी और धीरज, इन दोनों का एड्रेस और फोन नंबर दो। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं रघु जी? क्या बोलूं साहब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 30 साल की शादी थी हमारी, 3 बच्चे, ये गिरस्ती, सबका सब एक ही झटके में खत्म कर दी। किसने? क्यों? जी, अभी अभी एक फोन आया रिश्तेदार का, कविता की हत्या के बारे में। बंसीधर जी, आप और आपका बेटा धीरज तुरंत केवटिया पुलिस थाने आ जाइए, जरूरी बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है आपको? और हम कविता के घर से काफी दूर रहते हैं, कदरिया चौक में, और वहां जो कुछ भी हुआ उसमें हम क्या बता सकते हैं आप? बंसीधर जी, आप आइए, बात करते हैं। नहीं आए तो हमें आना होगा। हम आते हैं। जगदीश ने जमीन का मसला उठाया होगा पुलिस वालों के सामने। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। धीरज, चले? हाँ पापा। पापा, मैं 2 में तैयार होके आया। जल्दी बोल। कोई नहीं, टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा।
चाचा अकबर पापा, माँ मान नहीं रही थी, इसलिए मामा जी ने सुपारी उपारी दे दी। सब मामा जी का कराया हुआ है। सिर्फ जमीन के लिए भैया? मामा जी ऐसा करेंगे? तो और क्या वजह हो सकती? कौन कर सकता है ऐसा? अनीता, तुम गलत कप निकाल रही हो। ठीक है। सलाम सर। आपकी फाइल खुली है कि एक तगड़ी खबर है? शाबाश गुरु, बोल। 2 पेशेवर शूटर यहाँ जोधपुर में परसों पधारे थे, अब हवा हो गए। दिलीप पालीवाल, गोविंद शेखावत। जयपुर में इनकी हिस्ट्री है। यहाँ जोधपुर में घंटाघर के पास एक लॉज में 2 दिनों के लिए डेरा डाले हुए थे। आज सुबह ही चेकआउट किए। तो कविता मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई सुराग? सर जी, यहाँ जोधपुर में इन लोगों का मौजूद होना ही सबसे बड़ा सुराग है। यहाँ जोधपुर में कोई सैर सपाटे के लिए उताए नहीं होंगे। गुरु, पता कर इस वक्त ये दोनों कहाँ हैं। देखते हैं क्या यही दोनों हैं जिन्होंने गोली चलाई। अगर यही है तो पक्का इनसे किसी ने गोली चलवाई है। आप सही कह रहे हैं, मसला भारी था जमीन का, क्योंकि आज जमीन की कीमत भी तो भारी है ना। कविता जी अड़ी हुई थी, इसलिए आप सौदा नहीं कर पा रहे थे जमीन का। दरअसल कविता और उसके पति रघु जी इतने अड़े हुए नहीं थे। उनका बेटा, क्या नाम, जगदीश, बड़ा अड़ियल है। वही उकसाता था कविता और रघु जी को। तो अब कविता जी तो रही नहीं, आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अभी मेरी बहन की लाश शायद उनके घर वालों को मिली भी नहीं होगी और उन्होंने मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। सर आप सोचिए, जब उन्हें मुझ पर इतना ही शक होता है तो क्या मैं पागल हूं जो मैं कविता को मरवाता? सीधी मुझ पर ही उंगली उठती ना सर। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो धीरज? सर इसमें बोलने जैसा क्या है? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की सफाई थे? घरेलू मामला तो, और ऐसे मामले को थोड़ी कोई गोली चलाकर सुलझाता है। और ऐसे मौकों पर घर के बाहर के लोगों को ही संदिग्ध बनाया जाता है, घर के अंदर कोई झांक कर नहीं देखता। तो आप ही हमें बता दीजिए, क्या घर के अंदर कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से कविता, आपकी कजिन बहन का कत्ल हुआ? एक साधारण घरेलू गृहिणी की पीठ में 5-5 गोलियां बनती जी। धीरज सर, एक बात आप साफ साफ जान लीजिए, मेरी बहन कविता साधारण घरेलू किस्म की औरत थी। क्यों? घर में किसी को आपत्ति थी उनसे? आप लोगों को कविता की बेटी अनीता के बारे में पता है? क्या? वो एक बार नहीं, 2 बार तलाक से गुजर चुकी है। तो क्या इन 2 तलाकों की वजह से कत्ल हुआ हो सकता है? सर, जमीन के विवाद की कड़वाहट को लेकर कत्ल हो सकता है, तो रिश्तों की खटास की वजह से क्यों नहीं? ये दोनों, दिलीप और गोविंद, 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन यही शामिल है इस कांड में। अनिल, सुपारी किसने दी? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर फील्डिंग चालू है गुरु भाई। कुछ तो सूंघा होगा। एक बात है भाई, कोई और पेशेवर मर्डर तो हुआ नहीं इतने दिन से हमारे जोधपुर में। अब ये 2 पेशेवर यहीं थे, तो 2 और 2 4 तो इन्हीं के साथ हो रहा है ना। तो जल्दी इन दोनों का पता लगा। अगर ये दोनों मिले तो सुपारी देने वाला भी मिलेगा या अभी के लिए तो बात टल गई, लेकिन कब तक? अरे आप ये ना यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं करवाया है। तो बता, कल रात तू कहां था? सच क्यों नहीं बोल रहा है तू? पापा, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अगर तूने किया भी है ना, तो उम्मीद करता हूं कि कोई सुराग तूने नहीं छोड़ा होगा। और सुनो, अगर उन्होंने पुलिस के सामने मुंह खोला तो उन्हें जो सजा मिलेगी ना, उससे उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अपना सोचो, तुम्हारे साथ क्या होगा? राम नाम सत्य है। अनीता का डिवोर्स उसका निजी मामला है, उसका मेरी सास के कत्ल से क्या ताल्लुक? शिखा, क्या तुम बता सकती हो वो शूटर्स कौन थे? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो फिर मेरे सवालों का जवाब तुम सवालों से मत दो।
जो पूछ रही हूं उसका सीधा सीधा और पूरा जवाब दो, वरना अनीता को मुझसे बात करने दो। तो अनीता, तुम्हारी 2 शादियां टूटी, सही कह रही हूं मैं? क्यों बताना चाहिए अनीता के तलाक के बारे में? उसमें बताने जैसा है क्या? छुपाने जैसा क्या है जगदीश? सर हमने कुछ छुपाया नहीं। तो फिर बताया क्यों नहीं? लेकिन आपने कुछ पूछा भी तो नहीं साहब। और बताने जैसा कुछ है भी तो नहीं पापा। है जगदीश, परिवार में जो कुछ भी हुआ हो वो बताना जरूरी है मर्डर केस में। कहां की रंजिश कौन किस पर निकालेगा ये कोई नहीं कह सकता। हम पूछे ना पूछे, लेकिन आपको हर चीज बतानी है। अनीता की पहली शादी हुई 2012 में विजय राठौर के साथ, और उसका तलाक हुआ 2014 में। उसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई 2015 में ईश्वर सोनी के साथ। तलाक पिछले साल हुआ 2017 में। दोनों टाइम तलाक का कारण क्या था? और दूसरा पति ईश्वर सोनी, वो तो उस विजय से भी गया गुजरा था सर। लाठों से पाला है हमने अनीता को, जानवरों से बदतर सलूक होता था उसके साथ। जब वो सह नहीं पाई तब बोली हमसे। सर क्या आप लोगों को विजय और ईश्वर के खिलाफ कुछ मिला है? क्या उन लोगों ने हमला कराया मेरी माँ पे? कोई कारण था उनके पास तुम्हारी माँ पे हमला करवाने का? डिवोर्स से नाखुश थे? वैसे डिवोर्स लेने का फैसला किसका था? क्या बात है जगदीश? रघु जी? अनीता, तू उस घर में अब कदम भी नहीं रखेगी। हम तलाक की मांग करेंगे। बात करते हैं ना विजय से और उसके परिवार से, वादा लेते हैं उससे कि वो अनीता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। इस तरीके से तलाक करवा के इसका घर नहीं उजाड़ना हमें। वो घर घर होता है क्या जहाँ पति अपनी पत्नी को इस तरह से पीटे? माँ कुछ लेन देन चाहते होंगे, ना खुश रहोगे शादी में, जो मांगे पूरी कर देंगे, सब सही हो जाएगा। मैं खुल के बात करता हूँ विजय से। विजय को अगर कुछ चाहिए था ना तो हिम्मत करके मांगता हमसे। ये कोई तरीका है मांगने का? और बात सिर्फ दहेज की होती ना तो अनीता अब तक कुछ ना कुछ जरूर बता चुकी होती। कविता, तलाक हर मसले का हल नहीं होता, बहुत महंगा पड़ेगा समाज में, हम सबको, अनीता को। अरे बाहर में जाए ऐसा समाज। जब मेरी बेटी पर कोई हाथ उठा रहा था और समाज आकर उस हाथ को ना रोक सके तो मुझे कोई लेना देना नहीं ऐसे समाज से। बहुत सहा है मेरी बच्ची ने, बस अब और नहीं। माँ अब आप कहेंगे कि ईश्वर से भी तलाक ले लो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है उसने? उसके बाद भी उस जानवर के पास भेजना चाहोगे उसे? शिखा, अगर जगदीश तुम्हें इस तरह से मारता पीटता तो तुम सह लेती? नहीं सहती माँ जी, गलत है ये तो। कविता, बड़ी मेहनत करके दूसरी शादी करवाई अनीता की, तो हम और मेहनत करेंगे और तीसरी शादी करवाएंगे। विजय और ईश्वर गलत थे, इसके लिए गलती हमारी थी, हमने चुना, लेकिन इस बार सही चुनेंगे। ऐसे भी बिरादरी में इतनी बदनामी हो चुकी है। जब मेरी बेटी घर के अंदर दर्द से कराह रही थी तो बिरादरी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। सुनो जी, हमारे जमाने में औरतों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। हमारे जमाने में मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया कविता? नहीं जी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो इतना प्यार और इज्जत देने वाला पति मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगदीश भी शिखा के साथ में ऐसे ही पेश आए, और जब पंकज की शादी हो तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में ऐसे ही पेश आए, और अनीता का तीसरा पति भी ऐसे ही पेश आए। 2 बार तलाक हुई औरत को हमारे इस शहर में एक अच्छा आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक अनीता के लिए सीधा ढंग का इंसान नहीं मिल जाता है ना, अनीता यहीं रहेगी हमारे साथ। जगदीश, वकील को बुलाओ, तलाक का नोटिस भिजवा दो ईश्वर को। चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही माँ, हमेशा। अनीता, ये विजय और ये ईश्वर, क्या ये दोनों डिवोर्स के लिए खुशी खुशी राजी हुए थे? वो तो नहीं पता मैडम, मुझे इतना पता है कि वो दोनों मुझसे कभी खुश नहीं थे। रघु जी, आपकी पत्नी कविता जी एक मजबूत औरत थी। घर की नींव थी वो, छत भी थी। कविता मुश्किल फैसले बहुत सही तरीके से लेती थी, जो मैं कभी नहीं ले पाता। वाकई बहुत मजबूत औरत थी, हम सबकी ताकत थी वो। ये विजय राठौर का घर यही है? जी, मैं माँ हूँ विजय की। क्यों मिलना है? क्या आपको पता है कि विजय राठौर की भूतपूर्व सास कविता खत्री, उनका मर्डर हो गया है? जी पता चला, किसी ने बताया? मुझे इसी सिलसिले में विजय से बात करनी है। कहाँ है वो? काश आप ऐसा कर सकते। क्या मतलब? मेरे बेटे को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं? 2 साल? 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 2 साल?
ईश्वर सोनी यहीं रहते? जी। हाँ, मैंने पढ़ा था अखबार में कविता जी के बारे में। कभी सास थी तुम्हारी? 1 साल पहले। 13 जून की रात मर्डर हुआ। उस रात को तुम कहाँ थे ईश्वर? मैं यहीं था सर, अपने घर पर आपको क्या लगता है इस सब में मेरा हाथ है क्या तुम्हारा? 2017 में मेरा तलाक हुआ था अनीता से, इस कविता खत्री की बेटी से। ये योगी था मेरी वाइफ। 8 महीने पहले हमने शादी की है। हम खुश हैं सर। और कत्ल वतल करके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, पिछली जिंदगी जैसे। अनीता का पहला पति विजय राठौर 2 साल पहले लिवर फेलियर से उसकी मौत हो गई, पी कर। ईश्वर सोनी की 8 महीने पहले शादी हुई है योगिता से। खुश लग रहा है? मतलब दोनों ही एंगल्स बन नहीं रहे हैं कविता खत्री मर्डर केस में। सर सामने से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ खत्री खानदान पे थोड़ी रोशनी जरूर डाल रहा है। कैसे? सर अनीता को दोनों बार डिवोर्स लेने की सलाह देने से लेकर उसके साथ हमेशा खड़े होने में कविता का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन कविता का पति रघु और बेटा जगदीश वो कभी भी डिवोर्स के पक्ष में नहीं थे, सुलह चाहते थे। पापा ये वक्त मजबूत रहने का है। माँ ने सालों तक इस घर को संभाला है। उसके जाने के बाद हम इस घर को बिखरने नहीं दे सकते। तुम इनसाइड जॉब की तरफ इशारा कर रही हो? कविता बहुत हावी होती थी रघु और जगदीश पर, तो क्या उन दोनों ने किया होगा? सर इम्पॉसिबल नहीं है। शूटर सीधा खिड़की पे आया, किसी और को मारने की कोशिश नहीं की या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रघु और पंकज उसी कमरे में सोए गए। अंदर आओ सर। आओ गुरु आओ। उन दोनों हिस्ट्री शीटर्स दिलीप और गोविंद पर कोई मूवमेंट? दोनों की खोज चल रही सर, लेकिन टिप ये है कि कविता के कजन भाई बंशीधर के बेटे धीरज को उठा लो। 13 की रात को धीरज घर पर नहीं था, सुबह लौटा है। और धीरज था कहाँ? वो तो आप पूछिए, लेकिन खबर पक्की है धीरज हड़बड़ाया हुआ था और उसका बाप भी टेंशन में घूम रहा है। आपके पास सबूत क्या है कि मैं 13 जून की रात घर पर नहीं था? कई हैं, और उनमें से एक है नरेंद्र शुक्ला, तुम्हारा पड़ोसी, जिसने 14 जून की सुबह तुम्हें घर आते देखा। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करने गया था और वहां से लौट रहा था? नहीं, तुमने खुद नहीं किया, तुमने इन दोनों से करवाया, दिलीप पालीवाल, गोविंद शेखावत। मैंने नहीं पहचानता। पेशेवर हत्यारे हैं ये। देखिए सर, मैंने इनसे अपनी बुआ का मर्डर नहीं करवाया है। तो 13 जून की रात भर कहां था तू? मैं बुआ के घर नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं, मैं नहीं था वहां। देख धीरज, 13 जून की रात भर के एक सेकंड का हिसाब लेंगे हम तुझसे, और अगर जरूरत पड़ी ना तो डंडा भी करेंगे। ठीक है सर, कीजिए डंडा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तुझे पुलिस के डंडे के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है ना? है सर, अंदाजा है, लेकिन एक निजी कारण है जिसकी वजह से आपको मैं नहीं बता सकता कि उस रात मैं कहां था। हम धीरज गुप्ता पर दबाव बढ़ाने ही वाले थे कि जब अचानक अनीता के ईश्वर सोनी के साथ हुए डिवोर्स का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने इस केस को एक नई रोशनी दी। और इसके चलते विजय राठौड़ से हुआ पहला डिवोर्स भी रेडार में आया। जाहिर सी बात थी, हमसे ये खुलासे अनीता ने नहीं किए थे। दरअसल उसने अपने परिवार वालों को भी अंधेरे में रखा था। सर अनीता के दोनों एक्स हस्बैंड्स विजय राठौड़ और ईश्वर सोनी, इन दोनों के घर के बाहर मैंने खबरें लगा दिए थे। और सर हमारे खबरों ने एक बहुत ही खटकने वाली खबर दी है। कैसी खटकने वाली खबर? सर अनीता का पहला पति विजय राठौड़ वो शराब पीता था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सर वो अनीता को कभी पीटता नहीं था। और ईश्वर? एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ईश्वर अपनी पत्नी को पीटता था, या फिर ईश्वर ऐसा आदमी हो जो अपनी पत्नी को पीट सके। और ऊपर से ये बात भी कही कि ईश्वर की दूसरी पत्नी योगिता वो उसके साथ काफी खुश है। ओह, तो इसका मतलब खत्री परिवार ने कविता के बारे में हमसे झूठ बोला, या फिर अनीता ने खत्री परिवार से मारपीट का झूठ बोला। सर, मुझे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। कौन हो तुम और क्या बात है? मैम, मेरा नाम श्रुति मौर्य है और मैंने सुना है आप लोगों ने धीरज को अरेस्ट किया है। क्या कहना है तुम्हें? सर, मैम, धीरज आपसे कभी सच नहीं बोलेगा। कौन सा सच? कि उसने अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करवाया? नहीं सर, ये सच नहीं है। सच ये है कि 13 जून की रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और धीरज मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप समझ रहे हैं ना? सर, किसी भी सूरत में मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उस रात श्रुति के घर था। सर, हम अलग अलग कास्ट से हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। सर, मैं नहीं चाह रहा था कि श्रुति का नाम सामने आए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था मैं।
सर हम सच कह रहे हैं। धीरज, जब तक हम ना कहें तुम जोधपुर छोड़कर बाहर नहीं जाओगे। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई। वो पेशेवर हत्यारे हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। अरे मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? वाह, कविता जी का मर्डर होने के बाद पहली बार ये पूछना किसी ने जरूरी समझा। और अनीता ने मेरे पति के खिलाफ घिनौने और बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि ये मेरी जिंदगी में आए। पर मुझे खुशी है कि आप इल्जाम नहीं लगा रहे बल्कि पूछ रहे हैं इस बारे। तो बताइए सच क्या है? सच तो ये है सर कि अनीता झूठ बोलती थी। मैंने बेल्ट से तो क्या, कभी इसको थप्पड़ तक नहीं मारा, कभी हाथ तक नहीं उठाया उसने। तो फिर अनीता अपनी माँ से झूठ क्यों बोलती थी? वो तो सर आप उसी से पूछिए। लाडली थी उस घर की, जो वो बोलती उसकी माँ सच मान लेती थी। ये बिल्कुल झूठ था कि विजय पीकर अनीता के साथ मारपीट किया करता था। ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अनीता और उसकी माँ कविता खत्री ने जब उस पर मारपीट का आरोप लगाया तो विजय ने मना क्यों नहीं किया? देखिए, विजय पियक्कड़ था ये सभी जानते थे, फिर एक पियक्कड़ की बात पे कोई भरोसा क्यों करता? ऊपर से अगर विजय अपनी सफाई में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो मारपीट, दहेज वहेज कोई भी केस ठोक देते अनीता और उसके घर वाले। इससे तो हमारी मुसीबत और दुगनी हो जाती ना। 99% केसेस में क्या होता है, लड़की जैसे ही लड़के पे मारपीट का आरोप लगाती है, लड़का जेल के अंदर। आप तो जानते ही होंगे, आप ही लोग करते हैं। और मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं था। ऊपर से मैं शौक था अनीता ने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए, इसलिए चुपचाप डाइवोर्स दे दिया। अनीता, क्या ये सच है? अनीता, माँ तेरे लिए इतना लड़ी, हर बार तेरा साथ दिया, और तूने झूठ बोला क्यों? अनीता, हम कहीं सुनी पर नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत छानबीन करके पता लगाया है कि ना तो विजय राठौड़ तुम्हें टॉर्चर किया करता था और ना ईश्वर सोनी। तो फिर माजरा क्या था? और तेरी माँ तेरे इस झूठ को पकड़ ही नहीं पाई, कैसे? अनीता, क्या तुमने ये सारा नाटक, ये सारे झूठ रतन सिसोदिया के लिए बोले? ये चैट मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे हैं रतन सिसोदिया के साथ। और अनीता, इन्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी काफी पुरानी जान पहचान है उससे। हम सब जानते हैं रतन, हमारे एरिया में ही रहता है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। पधारो हमारा देश। जोधपुर के इस शानदार शहर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन सिसोदिया, आज के लिए आपका टूर गाइड। मैं वादा करता हूं कि आज के दिन ना तो मैं ना ये शहर आपको किसी भी तरह से निराश करें। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉप है जोधपुर का घंटाघर। वहां से हम मशहूर मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे। ये जोधपुर की शान माना जाता है। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम 1 बजे तक यहीं रहेंगे। वैसे तो इस शानदार गढ़ को पूरी तरह देखने और समझने के लिए पूरे 2 दिन लगते हैं। अनीता, जवाब दे, कब से चक्कर चल रहा है तेरा रतन सिसोदिया के साथ? बोल। कोई बात नहीं, हमारी टीम गई है उसे लाने। 2 डंडे मारेंगे, सारा चक्कर सामने आ जाएगा। नहीं नहीं सर, आपसे कभी नहीं मारेंगे। और हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, प्यार है हमारा, सच्चा प्यार, सालों का प्यार। तुम्हारी पहली शादी से भी पहले का? तो ये विजय और ईश्वर वाली बात हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया तूने? हाँ? तेरी मां को यह सब कुछ मालूम था? बिल्कुल नहीं पापा, हम सब लव मैरिज के खिलाफ थे। मैं कभी अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाई। तेरी माँ एक टांग पर खड़े होकर सबसे लड़ी। जानती हूँ पापा, पर मैं फिर भी कभी कुछ नहीं कह पाई। और वैसे भी आप खुद ही तो कहते थे कि मैं कभी अपने पसंद का लड़का नहीं चुन सकती। अरे कहा था तो क्या तू ऐसा कर देगी? 2 लोगों पर झूठे इल्जाम। अनीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता जी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो और तुमने रतन के साथ मिलकर उन्हें? नहीं नहीं सर, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? रतन तो खुद 1 महीने बाद भैया और पापा से मेरा हाथ मांगने वाला था। 8 साल पुराना रिश्ता है हमारा। मैं उससे शादी करना चाहता था। हम सबको सब कुछ बताने वाले थे साहब। और उसके पहले ही कविता जी को पता चल गया, और इससे पहले कि वो किसी और को कुछ बोलती या विरोध करती, तुमने उन्हें मरवा दिया। अनीता, सच बोल। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर रतन ने ये सब करवाया है ना, मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। अब रतन पे इल्जाम लगा रही है, जैसे पहले विजय और ईश्वर पे इल्जाम लगाया। हाँ? उन दोनों की जिंदगी खराब,
यहाँ हम सब परेशान, बस इस एक झूठ के लिए। डर के मारे मैंने झूठे इल्जाम जरूर लगाए थे, पर ये भी बिल्कुल सच है पापा। मैंने या रतन ने माँ को नहीं मरवाया है। साहब गरीब फैमिली से हूँ, बहुत मुश्किल से मेहनत करके टूरिस्ट गाइड बना हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनीता की माँ को मारकर मैं उसे शादी कर पाता? शायद वही सबसे बड़ी अड़चन हो। अड़चन कैसी साहब? वो तो हमेशा अनीता का साइड लेती थी, अड़चन दूर करती थी, बल्कि सपोर्ट करती है हमारा। लव मैरिज में नहीं करती। करना होता तो पहली शादी के पहले ही बोल दिया होता अनीता ने घर पे। साहब अनीता का 2 बार डाइवोर्स हो चुका है। अब जाके मैं उसकी माँ से उसका हाथ मांगने वाला था। तो तुझे मालूम था कि अनीता जो कुछ भी अपने पतियों के बारे में बता रही है वो बड़ा चढ़ाकर बता रही है? साहब अंदाजा था मुझे, लेकिन मैं और अनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो वहां उसके पतियों के साथ खुश कैसे रह पाती? और साहब उसकी माँ को मारकर मैं उसके साथ कैसे खुश रह पाऊंगा? सर जी, अनीता और रतन की पिछले महीनों की मूवमेंट नहीं करी, किसी सुपारी वाले से मिलने की कोई निशानी नहीं है। दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत की कोई खबर? सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट पर हैं, फिर भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। मेरे बंदे सारे हिस्ट्री शीटर्स का भेजा खा रहे हैं, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा। पेशेवर हैं तो सुपारी तो निकली होगी इस कविता खत्री की। कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, इनके खिलाफ भी कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। मेरा शक इन पर ज्यादा जाता है। कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहे दोनों? कोई बीच वाला रेफरी होगा इस गेम में, जिसके जरिए ये दोनों पेशेवर हत्यारे गोविंद और दिलीप के कांटेक्ट में आए होंगे। क्योंकि सर जी, इंटरनेट से ढूंढने से कोई पेशेवर हत्यारा तो मिलेगा नहीं, और शायद वही बीच वाले बंदे की वजह से आपको ये बाप बेटे के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा हो। गुरु, इनकी फर्टिलाइजर की दुकान है, तू एक अलग टीम लेके जा। जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, इनके सबको खंगाल। कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। शिखा जी, क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि अनीता और रतन के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है? मुझे कैसे पता होता? ये सब कुछ अब जाकर तो सामने आ रहा है, और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती? देखो, अगर गलती से भी पुलिस वाले तुमसे पूछे तो तुम पुलिस वालों को भी यही जवाब देना कि तुम्हें पता नहीं था। कैसे हो? मारा तुम्हें पुलिस ने? नहीं, लेकिन मैसेज करना बंद करो। टैप कर रहे होंगे, थोड़े समय बाद मिलते हैं। हेलो, मैं केवटिया पुलिस थाने जोधपुर से बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं हिना कुरैशी बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? जैसलमेर से। रतन सिसोदिया को जानती हो? जी जानती हूँ मैडम, टूरिस्ट गाइड है। क्या बात है मैडम? पूरा जैसलमेर जानता उसे? नहीं, लेकिन तो फिर आप कैसे जानती हैं? जी मैडम, मेरी यहाँ पर बाइक रेंट पे देने की दुकान है, और रतन टूरिस्ट गाइड है, तो काफी टूरिस्ट लेकर आता है यहाँ पर बाइक हायर के लिए। पर आप क्यों पूछ रही हैं? काफी बातें होती हैं आपकी रतन से फोन पर। ओह मैडम, क्या मतलब है आपका? हाँ, यहाँ मेरे पास 1 दर्जन बाइक है, और मेरे शौहर आमिर कुरैशी की किले के अंदर आर्टिफैक्ट की एयर कंडीशन दुकान। कोई एवी गेवी लोग नहीं है हम कि आप फोन उठाकर यहाँ पर ये भद्दे सवाल करेंगी। यहाँ जोधपुर में एक मर्डर हुआ है, और इस सिलसिले में हम रतन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए मैडम, मुझे इतना पता है कि टूरिस्ट गाइड, बाकी की जानकारी आप किसी और से हासिल करिए। बहुत काम है इधर, रखती हूँ। पुलिस मुझ तक कैसे पहुंच गई? रतन के फोन रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मर्डर से जुड़ सके। अनीता के भी नहीं। अनीता और रतन के चैट रिकॉर्ड्स में से कुछ नहीं मिला सर। वो लड़का धीरज और उसका पिता बंसीधर, कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कविता खत्री की किसी से कोई पर्सनल लड़ाई, किसी अगल बगल के पड़ोसी से? जी नहीं सर, सिवाय कविता के कजन ब्रदर के साथ जमीन का मसला और बेटी के दोनों डिवोर्स की टेंशन को छोड़कर सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। मतलब हम घूम घूम कर वहीं आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। इस केस में हमें कोई लीड मिल क्यों नहीं रही है? ये दोनों हत्यारे दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत आखिर कहां छुपे हैं? जब तक हम इस केस के आखिर तक पहुंचते हमें पता चलता कि आखिर वो कारण क्या था जिसकी वजह से हमें कोई लीड नहीं मिली थी। लेकिन ऐसा होने में अभी देर थी। कविता खत्री के कत्ल को लगभग 2 महीने हो चुके थे। तब एक अजीब सी खबर हमारी टेबल पर आई, एक और कत्ल की प्लानिंग के बारे में। लेडीज टेलर का मर्डर। नंदलाल नाम है, नंदलाल सैनी।
अपने मेहता नगर में ही दुकान है उसकी। कौन करने वाला है अनिल? कमलेश वर्मा करके एक हिस्ट्री शीटर है, उससे खबर मिली है कि दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत ये मर्डर करने वाले हैं। दिलीप और गोविंद दोनों जोधपुर में? कहाँ है ये नहीं मालूम, कमलेश उनका पुराना साथी है, उसने बताया। कब होने वाला है नंदलाल का मर्डर? वो कुछ नहीं बोला, पर खबर कमलेश को कल रात को मिली कहीं से। लेकिन ये लेडीज टेलर नंदलाल साइन अंडरग्राउंड चला गया और दुकान पर ताला है। फोन भी बंद है और मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता है कि ये नंदलाल गायब कहाँ होंगे। तेरे से पहले नंदलाल को टिप मिली होगी कि दिलीप और गोविंद आ रहे हैं उसके लिए। पर ये दोनों लेडीज टेलर को क्यों मारने वाले हैं? किसी लेडीज पे कोई हाथ वाथ डाला क्या? उसी टाइप की कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? पता नहीं सर, और ये भी नहीं पता कि मारने का कब प्लान है। अगर प्लान बना है इनका तो ये दोनों दिलीप और गोविंद या तो जोधपुर आ चुके हैं या आने वाले हैं। फैल जाओ सब, चप्पा चप्पा छान मारो। वैसे भी हमें दिलीप और गोविंद चाहिए चाहिए। कविता मर्डर केस में खोद डालो पूरे शहर को इन सालों के लिए। पूरे जोधपुर में एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया गया इन दो हिस्ट्री शीटर्स को धरने के लिए, दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत। लेडीज टेलर नंदलाल सैनी के लिए भी खोज की गई, जिसके कत्ल की टिप हमें दी गई थी। हमें पता चलने वाला था कि नंदलाल सैनी 2 रात पहले ही घर छोड़कर निकल गया था। अब सवाल यह था कि वो ऐसा क्या जानता था या उसने ऐसा क्या किया था कि 2 पेशेवर शूटर्स उसके पीछे पड़े थे। क्या किसी ने उसकी सुपारी दी थी? अब हमें नंदलाल के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिली। सर, पता चला है कि नंदलाल के गैंगस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स थे और पेशे से लेडीज टेलर। जी सर, और वो दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत इन दोनों के टच में भी था। और अब वो दोनों इसे ठोकना चाहते हैं। कहीं हमें घुमाया तो नहीं जा रहा है? सर, दिलीप और गोविंद का पुराना साथी कमलेश वर्मा काफी कुछ जानता है ये दिलीप और गोविंद के बारे में। उमेद भवन रोड पे एक गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। सर, पहली टिप इसी ने दी कि नंदलाल को खतरा है इन दोनों से। उठा लो इस कमलेश वर्मा को, कम से कम इस कत्ल का असली कारण तो मालूम चले। कल आपको दिलीप और गोविंद तक पहुंचा दूंगा। हमने सुना नंदलाल से जान पहचान थी इन दोनों की, तो फिर दुश्मनी कैसे हो गई? उन लोगों में जान पहचान इसलिए थी क्योंकि नंदलाल एजेंट जैसा था। किसी काम की सुपारी दी थी नंदलाल ने उन्हें, पूरी रकम पकड़ा नहीं रहा था। किसकी सुपारी थी? वो जो लेडीज को ठोका था ना बसेरा कॉलोनी में। बसेरा कॉलोनी में? वो कविता खत्री मर्डर केस? जी वही। नंदलाल ने कविता की सुपारी निकाली? सुना तो यही है, क्यों निकाली मुझे नहीं पता साहब। हम किसी नंदलाल टेलर को नहीं जानते। ना, मैं भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानती। रघु जी, हमें पता चला है कि इसी लेडीज टेलर नंदलाल सैनी ने आपकी पत्नी कविता जी की सुपारी निकाली। पर क्यों? हम में से किसी दुश्मनी है उसकी? फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द हथियारे हमारे हाथ में होंगे और हमें पता चलेगा कि कविता जी की सुपारी किसने दी थी। सर, मैं नंदलाल सैनी की कॉल हिस्ट्री छाट रही थी। एक अजीब कनेक्शन मिला। मेरी जैसलमेर में एक लेडी से बात हुई थी। ये नंदलाल सैनी की उस लेडी से लगातार फोन पे बात और चैटिंग होती रही है। कौन है ये लेडी? हिना कुरैशी। हिना कुरैशी रतन सिसोदिया के फोन रिकॉर्ड से फीचर करती थी, राइट? राइट सर। और यही हिना कुरैशी टेलर नंदलाल सैनी से भी बात करती है, जो इस वक्त अंडरग्राउंड है और जिसे सुपारी दी है दोनों शूटर्स को, कविता खत्री की। यस सर। उठा लें सर हिना को। उठा लो अनुज, मगर शोर ना हो। यह केस पक्का अनीता और रतन से ताल्लुक रखता है। यह अनीता हद से ज्यादा झूठ बोल रही है। माँ जी ने कभी तुमसे जिक्र किया था इस नंदलाल टेलर का? नहीं, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी माँ जी से? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है पापा। कोई दर्जी माँ का कत्ल क्यों करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर ऐसा क्यों हुआ? कविता ने आखिर नंदलाल के साथ ऐसा क्या किया था? हर एक लेडीज टेलर को जानना गुनाह कैसे हो गया? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसे है कि मैं किसी मर्डर में शामिल हूँ? जोधपुर में तुम्हारा मायका जिस एरिया में है, नंदलाल टेलर की दुकान भी उसी एरिया में है ना, मेहता नगर? अरे मैडम, उस एरिया में कौन नहीं है? दर्जी से लेकर मंत्री तक सब तो है। नंदलाल ने बसेरा कॉलोनी में रहने वाली कविता खत्री की सुपारी निकाली। वो तुम्हें जानता है, तुम रतन को जानती हो, और रतन कविता खत्री की बेटी अनीता खत्री को प्यार करता है।
तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना। इत्तेफाक है ये मैडम कि मैं इस टूरिस्ट गाइड और इस लेडीज टेलर को जानती हूँ। बाकी मुझे कविता खत्री के बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी बातें हम थाने में करेंगे ही ना। अच्छी जगह है वो झूठ बोलने के लिए। इस केस के सारे खिलाड़ी अब हाथ में थे। अब इस केस की हकीकत सामने आने वाली थी जो हमारे होश उड़ाने वाली थी। चल लेडीज टेलर, अब पूरी कहानी बता। क्यों दी सुपारी? ये दिलीप और गोविंद का एंगल तो क्लियर है, इन्होंने ट्रिगर दबाया। अपना और हिना का एंगल बता। चल। ये हिना तो कह रही है कि इसका इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। अरे साहब, जो कुछ भी लेना देना है सब इसी का है। झूठ बोल रहा है साहब ये। मेरी उस कविता खत्री से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मालिक आप तो जानते हैं कि हमारी निजी दुश्मनी थी नहीं। हमने तो बस अपना काम किया, हमने घोड़ा दबाया बस। और साहब वही तो इस पूरे माजरे की जड़ है। ये भाई लोगों ने गलत निशाने पे दबा दिया घोड़ा। गलत निशाना? मालिक 13 की सुबह हम उसके घर के बाहर गए थे, मैं और नंदलाल। इसे कहते हैं तकदीर। घर दिखाने लाया था, शिकार खुद सामने आ गया। यही है पीली साड़ी वाली। उस रात दिलीप को लेके मैं उस घर गया। प्लान था कि घर के अंदर जाकर पीली साड़ी वाली को देखकर निशाना लगाना है, लेकिन साहब खिड़की से झांक कर देखा कि पीली साड़ी वाली तो खिड़की के पास ही सो रही थी। मैंने बोला तकदीर देखो, अब सेम साड़ी थी, सेम। अब मुझे क्या पता कि घर में दो लोग एक ही कलर की साड़ी पहनेंगे। ऊपर से नंदलाल सुपारी का पैसे नहीं दे रहा था। ये ले। अरे भाई मैं कहां से देता पैसे? ये हिना मुझे कहां दे रही थी? मैं क्यों देती पैसा? मारना अनीता को था, सुपारी उसकी थी, और साहब ये जाके उसकी अम्मी को मारा है। इसमें मुझे क्या मिलना था? ये क्या बात हुई साहब? हमें एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने मर्डर किया, अब हमको ईमानदारी से हमारा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? साहब मैंने अनीता ही दिखाई थी और इन लोगों ने जाके कविता जी को मार दिया बेकार में। तो मैं क्यों दूं बेकार में पैसा? क्या पेड़ पे उगते हैं? अनीता से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हिना बोल, वरना अभी तेरी सारी अकड़ ना कुरेद के निकालूंगी। रतन। रतन? रतन उसे मरवाना चाहता था? काश ऐसा होता साहब। वो हरामी तो उससे शादी करना चाहता था। शादी कर रहा तू? पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे हम दोनों। दो पतियों को तलाक दे चुकी है अनीता, तो अब जाकर उसके माँ बाप से बात करने वाला हूं मैं। यहाँ देख, मेरे साथ मजे मार रहा था। हिना तू भी तो मजे ही मार रही थी ना अपने शौहर आमिर कुरैशी के पीठ पीछे। जब मेरे पीछे पड़ा था तब तूने मुझे बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तू शादी करने वाला है। क्या फर्क पड़ता है हिना? देख, उसका तेरे मेरे बीच आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो अपनी जगह है और तू अपनी जगह। और वैसे भी मैंने तुझसे कोई शादी वादी का वादा तो नहीं किया था ना? रतन, मैंने हमेशा तुझे सब कुछ बताया, एक एक बात बताई। शादीशुदा हूं, पहले जो जो किया है सब कुछ तूने बताया। बताने से क्या बदल जाता? तू शादीशुदा है, घर गृहस्थी है, और हफ्ते में का दिन मैं हूं, वो तो आगे भी रहूंगा। तो फिर क्यों जलवल कर बीवी वाली हरकतें कर रही है? रहने देना। और वैसे भी मेरी असली जिंदगी अनीता है और तेरी असली जिंदगी आमिर मियां है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बस एक टाइम पास है। तस्वीर दिखा अपनी असली जिंदगी की। कौन है जिसने तुझे इतना परेशान कर रखा है? नाम बता, बीचों बीच काट डालूंगा साले को। साला नहीं, साली है नंदलाल भाई। जीना हराम कर रखा इसने मेरा। करना क्या है? सामने से हटाना है या पूरे रास्ते से? पूरे रास्ते से नंदलाल भाई। एक बार ये रतन की जिंदगी से हट गई ना, रतन असल में मेरा हो जाएगा, मेरी असली जिंदगी बन जाएगा। और ये रहती कहाँ है? बसेरा कॉलोनी, कोठी नंबर 147। देख बहन, करवा सकता हूँ फुल मर्डर, लेकिन पैसे तगड़े लगेंगे। कितने? 3 लाख की बात हुई थी, 50,000 में एडवांस दे चुकी हूँ। अब बाकी के पैसे क्यों दूं? और ऊपर से अनीता तो जिंदा है, मेरा तो 50,000 का घाटा हो रखा है, तो तू पहले बोल हटा। अरे हिना, ये लोग मार डालते मेरे को, इसीलिए बार बार पैसे मांग रहा तेरे से मैं। मैं कुछ नहीं जानती,
गलत टारगेट को मारने के मैं कैसे पैसे दूं? देखो तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई। वो पेशेवर हत्यारे हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। वो तुम दोनों जानो, मेरी कहीं भी दुश्मन को नहीं मारा ना, मैं एक दमड़ी नहीं दूंगी। और आप मेरे 50,000 वापस कर दीजिए तुरंत। भले ही तुम लोगों का निशाना गलत था, पर मर्डर तो हुआ है। तुम लोगों पर अलग अलग चार्जेस लगेंगे। मुझ पर क्यों चार्ज लगेगा साहब? हाँ, मैंने तो जिसके मर्डर की सुपारी दी उसका मर्डर हुआ ही नहीं, तो मुझ पे कैसा चार्ज? कोई सुपरमार्केट नहीं आई है तू जो गलत सामान लेके गई और फिर वापस देने चली है। अरे मैडम, पर इन्होंने तो मर्डर किया ही नहीं ना, तो मैंने माल लिया नहीं, तो मैं लौटाऊं क्या? हवा। गलती से अनीता को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उस दिन एक ही रंग की साड़ी पहनी थी अनीता और कविता जी ने। पिछली दिवाली में मैंने दोनों के लिए पीली साड़ी खरीदी थी, एक ही जैसी। ना अनीता ने ना कविता ने कभी यह सोचा होगा कि दोनों एक ही दिन वही साड़ी पहनेंगे, जिसके चलते वो बच जाएगी जिसे वो लोग मारने आए थे, और वो मर जाएगी जिसकी गलती सिर्फ एक पीली साड़ी थी। अनीता यह जानकर शॉक में चली गई कि असली निशाना वो थी, पर उसकी जगह उसकी मां मारी गई थी। रतन के हिसाब से उसे भनक तक नहीं थी कि उसका एक कैजुअल सा जिस्मानी अफेयर इस तरह आपे से बाहर जाएगा, और हीना उसकी और अनीता की शादी रोकने के लिए अनीता के कत्ल की साजिश करेगी। यह केस एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि जुर्म का सबसे बड़ा शिकार जुर्म करने वाला मुजरिम होता है। क्राइम नेवर पेज। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.